मूवी की शुरुआत एक भयानक सड़क दुर्घटना से होती है। फ्रैंक बुरी तरह घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा होता है, जबकि उसकी पत्नी और बेटा कार के अंदर फंसे हुए होते हैं। वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी फैमिली की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब हम 2 साल बाद फ्रैंक को एक जेल निरीक्षक के रूप में काम करते हुए देखते हैं। उसका काम जेलों का निरीक्षण करना होता है और अगर कोई जेल सुरक्षा और प्रशासनिक मानकों पर खरी न उतरे तो उसके पास उसे बंद करने का अधिकार होता है। एक जेल का निरीक्षण करने के बाद फ्रैंक उसे बंद करने का फैसला करता है। उसके साथ एलिसन नाम की एक फॉरेंसिक डॉक्टर भी काम करती है, जो उसकी अच्छी दोस्त है। शाम में दोनों एलिसन के अपार्टमेंट में ही साथ समय बिताते हैं। एलिसन चाहती है कि फ्रैंक अपने अतीत को भूलकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन वह अभी भी अपने परिवार की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। इसलिए वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है और इसी वजह से एलिसन उसे यह बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाती कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरी तरफ स्नेक रिज जेल में टेड नाम के एक कैदी को 2 दिन की पारिवारिक छुट्टी पर भेजा जाता है। एक गार्ड उसे मैन गेट तक छोड़कर बताता है कि बाहर उसके लिए टैक्सी इंतजार कर रही है। टेड जेल से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुधार विभाग को पता चलता है कि वही कैदी टेड जेल से निकलने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। फ्रैंक का बॉस उसे स्नेक रिज जेल जाकर मामले की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन शुरुआत में फ्रैंक यह जिम्मेदारी एलन नाम के एक अधिकारी को देने का फैसला करता है। एलन इस केस को पाकर काफी उत्साहित होता है और फ्रैंक से वादा करता है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके बाद वह स्नेक रिज जेल पहुंचता है, जहां उसका स्वागत लेफ्टिनेंट हेक्टर और ऑपरेशंस चीफ डेल करते हैं। जांच के दौरान उसे जेल परिसर के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर्स में ठहराया जाता है, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही एलन बेहद डरा और परेशान दिखाई देता है। उसने अपने कमरे में कई कैदियों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी पुरानी खबरें लगा रखी होती हैं। वह कई बार फ्रैंक को फोन करता है, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। उसमें वह कहता है कि मामला सिर्फ एक कैदी के गायब होने का नहीं है, बल्कि इसका संबंध 1978 में फांसी पाए खतरनाक अपराधी डस्टिन रीव्स से है। वह फ्रैंक से जल्द वहां आने की गुहार लगाता है, लेकिन उसी रात बाथरूम में एलन को अचानक बिजली का झटका लगता है और रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। उधर जेल में मैक्स नाम का एक कैदी बुरी तरह डरा हुआ होता है। वह बार बार कहता है, अब मेरी बारी है, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तभी उसका सेलमेट देखता है कि मैक्स ने खुद को ही घायल कर लिया है, इसलिए वह तुरंत गार्ड्स को बुला लेता है। जब फ्रैंक को एलन की मौत की खबर मिलती है तो वह अपने बॉस के साथ उसके कमरे की जांच करने पहुंचता है। वहां मौजूद जांच अधिकारी शुरुआती जांच के आधार पर इसे आत्महत्या बताता है, लेकिन फ्रैंक इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसे पूरा यकीन था कि एलन आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके बाद फ्रैंक खुद इस केस को अपने हाथों में ले लेता है और स्नेक रिज जेल पहुंचता है ताकि मामले की तह तक जा सके। जेल में उसका स्वागत डेल और हेक्टर करते हैं। फिर उसे जेल के वार्डन से मिलवाया जाता है। वार्डन एक बेहद धार्मिक व्यक्ति दिखाई देता है। वह फ्रैंक को भरोसा दिलाता है कि अगर वह जेल के नियमों का सम्मान करेगा तो उसे जांच में पूरा सहयोग मिलेगा। बातचीत के दौरान वार्डन बताता है कि उसे यह पद उसके पिता से मिला था और वह चाहता है कि भविष्य में उसका बेटा जैकब भी यही जिम्मेदारी संभाले, लेकिन फिलहाल वह छुट्टियां मनाने के लिए विदेश यात्रा पर गया हुआ है। इसके बाद वार्डन डेल को आदेश देता है कि वह फ्रैंक को पूरी जेल दिखाए और उसकी हर संभव मदद करे। जेल का दौरा करवाते हुए डेल बताता है कि हाल ही में एक विंग में आग लग गई थी, इसलिए वहां के सभी कैदियों को दूसरे विंग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद वह उसे कंट्रोल रूम में ले जाता है, जहां कुछ मॉनिटर बंद पड़े होते हैं। डेल बताता है कि कुछ कैमरे खराब हैं क्योंकि वे उसी हिस्से में लगे थे जहां आग लगी थी। इसके बाद वह फ्रैंक को जेल की मेडिकल यूनिट दिखाता है। फिर वे दोनों एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले हिस्से में पहुंचते हैं। डेल बताता है कि वहां केवल एक ही कैदी बंद है, जिसका नाम मैक्स है। मैक्स को देखकर फ्रैंक चौंक जाता है और उसके हाथ से पेन गिरकर कोठरी के अंदर चला जाता है। ये वही शुरुआत वाला कैदी होता है जो अभी भी घबराते हुए वही बात दोहराता है कि कोई उससे बदला लेने आने वाला है। जब फ्रैंक पूछता है कि वह कौन है तो मैक्स सिर्फ इतना कहता है, जल्द ही तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आगे निरीक्षण के दौरान फ्रैंक को जेल के नीचे रखे तेल के ड्रमों के बारे में पता चलता है, जिनका इस्तेमाल हीटिंग सिस्टम में होता है। डेल उसे बताता है कि इन्हीं ड्रमों के ठीक ऊपर इलेक्ट्रिक चेयर वाला एग्जीक्यूशन चैम्बर मौजूद है। इसके बाद वे डेथ रो पहुंचते हैं, जहां मौत की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है। पूरे विंग में अब सिर्फ एक ही कैदी बचा होता है, जिसका नाम क्लार्क है। डेल फ्रैंक को एग्जीक्यूशन चैम्बर और एविडेंस रूम भी दिखाता है, जहां पुराने मामलों की सभी फाइलें रखी गई होती हैं। फिर वह उसे जेल की चाबियां सौंप देता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से जांच कर सके। अगली सुबह फ्रैंक एलन के कमरे की दोबारा तलाशी लेता है।
उसे कोई बड़ा सुराग नहीं मिलता, लेकिन टेबल के नीचे से एक रहस्यमय चाबी जरूर मिल जाती है जिसे वह अपने पास रख लेता है। कुछ समय बाद डेल उसे जेल के कब्रिस्तान में ले जाता है। वहां फांसी पाए कैदियों की कब्रें बनी हुई थी। फ्रैंक देखता है कि एक कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा है। डेल बताता है कि 1978 के बाद वार्डन ने आदेश दिया था कि किसी भी फांसी पाए कैदी का नाम कब्र पर नहीं लिखा जाएगा, और यह कब्र डस्टिन रीव्स की है, जो इस जेल में फांसी पाने वाला आखिरी कैदी था। ये वही डस्टिन रीव्स है जिसका जिक्र एलन ने भी किया होता है। बाद में जब फ्रैंक एविडेंस रूम में बैठकर डस्टिन की फाइल पढ़ रहा होता है, तभी उसे प्रार्थना की आवाज सुनाई देती है, जो क्लार्क की कोठरी से आ रही होती है। क्लार्क उसे नाम लेकर बुलाता है और पूछता है कि क्या उसके पास लाइटर है, क्योंकि उसका लाइटर बहुत समय पहले खो गया था। बातचीत के दौरान वह बताता है कि उसके बगल वाली कोठरी में कभी डस्टिन बंद था, और उसकी फांसी के बाद उस कोठरी का दरवाजा हर रात अपने आप खुल जाता था। इसी वजह से गार्ड्स ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस रात फ्रैंक अपनी डिप्रेशन की दवा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने मृत बेटे की झलक दिखाई देने लगती है, जो उससे कह रहा होता है, पापा मेरी मदद करो। फ्रैंक भावुक हो जाता है और तुरंत एलिसन को फोन करता है। एलिसन बताती है कि उसकी दवाओं की वजह से ऐसा हो सकता है और उसे दवा बंद कर देनी चाहिए। इसी बीच अचानक स्टाफ क्वार्टर की बिजली चली जाती है। फ्रैंक बाहर जाकर बिजली ठीक करता है, लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आती है, उसके सामने एक भयावह दृश्य होता है। जमीन पर टेड की लाश पड़ी होती है, वही कैदी जो कुछ दिन पहले छुट्टी पर भेजा गया था। फ्रैंक तुरंत पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बुलाता है। जांच शुरू हो जाती है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगता है कि टेड की मौत का संबंध सिर्फ उसके गायब होने से नहीं, बल्कि शायद एलन की रहस्यमय मौत से भी जुड़ा हुआ है। वह एलिसन को फोन करके सारी बात बताता है। एलिसन फैसला करती है कि वह खुद जेल आकर शव की जांच करेगी। कुछ समय बाद फ्रैंक को अचानक एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह 1978 में डस्टिन रीव्स की फांसी का दिन अपनी आंखों से देख रहा हो। वह डस्टिन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देखता है। एक पादरी उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन डस्टिन कोई जवाब नहीं देता। उसका चेहरा एक बोरे से ढका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अतीत की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हो। उसी समय उसे एक और अजीब बात सुनाई देती है। मैक्स बिल्कुल वही प्रार्थना दोहरा रहा होता है जो पादरी डस्टिन की फांसी के समय पढ़ रहा था। यह सुनकर फ्रैंक तुरंत मैक्स की कोठरी की ओर जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह प्रार्थना कहाँ सुनी थी, लेकिन मैक्स सीधे जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि अगर उसे मानसिक अस्पताल भेजा गया तो उसकी मौत हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे टेड की हुई थी। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह जल्द ही पूरी जेल बंद करने वाला है और सभी कैदियों को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, लेकिन मैक्स दावा करता है कि इस जेल से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा, और अचानक फ्रैंक का पेन उठाकर अपने ही सिर में घोंप देता है। मैक्स को तुरंत मेडिकल यूनिट में ले जाया जाता है। वहां भी वह बार बार यही कहता है कि अगर वह जेल से बाहर गया तो कोई उसे मार देगा, लेकिन वह उस आदमी का नाम नहीं बताता। फ्रैंक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। यह देखकर मैक्स भड़क जाता है, इसलिए डॉक्टर उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगा देता है। बेहोश होने से पहले वह फ्रैंक से कहता है, अगर मैं मारा गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। फ्रैंक डॉक्टर से पूछता है कि मैक्स को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का आदेश किसने दिया था। तभी वार्डन वहां आ जाता है और बताता है कि यह फैसला उसी का था, क्योंकि मैक्स मानसिक रूप से अस्थिर है और इस जेल में उसका इलाज संभव नहीं है। उसी रात डेल फ्रैंक को वार्डन के बेटे जैकब के बारे में बताता है। वह कहता है कि जैकब पहले इसी जेल में गार्ड था, लेकिन एक दिन डस्टिन और कुछ कैदियों के बीच हुए हिंसक झगड़े को रोकने की कोशिश में जैकब बुरी तरह घायल हो गया था। डस्टिन ने उसके गले पर चाकू मार दिया था, जिससे जैकब हमेशा के लिए अपनी बोलने की क्षमता खो बैठा था। ये सब सुनकर रात में फ्रैंक को भी अपनी एक पुरानी याद आ जाती है, जिससे पता चलता है कि हादसे से पहले वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। उसी दौरान एलिसन के बार बार फोन आने से उसकी पत्नी परेशान हो गई थी। घर लौटते समय जब एलिसन का फिर फोन आया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसकी पत्नी को लगने लगा था कि फ्रैंक और एलिसन के बीच कोई रिश्ता है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता रहा था कि वे सिर्फ सहकर्मी हैं, और उसी दौरान उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन फ्रैंक डस्टिन की केस फाइल की गहराई से जांच करता है, जिसमें मिली एक पुरानी रिकॉर्डिंग से मालूम पड़ता है कि डस्टिन ने जॉर्ज अधिकारियों से अपनी फांसी का समय 6:30 बजे की बजाय 6 बजे करने की मांग की थी, और बदले में वह एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का वादा किया था। यह बात फ्रैंक को बेहद अजीब लगती है। वह तुरंत क्लार्क के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि डस्टिन की फांसी वाले दिन आखिर क्या हुआ था, लेकिन क्लार्क हमेशा की तरह रहस्यमय मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहता है, खुद पता लगाओ। इसी दौरान जेल की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। क्लार्क बताता है कि वह पहले इलेक्ट्रिशियन था,
और अगर उसे बाहर निकाला जाए तो वह पूरी जेल की बिजली ठीक कर सकता है। फ्रैंक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वह बाथरूम में पहुंचता है, जहां अचानक एक पाइप से निकली गर्म भाप उसके चेहरे पर पड़ती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसी क्षण उसे एक और भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे उसके सामने एक गार्ड की लाश पड़ी हो, जिसका गला बुरी तरह कटा हुआ है। लेकिन अगले ही पल वह मृत शरीर उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर फ्रैंक घबरा जाता है। तभी डेल वहां पहुंच जाता है तो फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या इस जेल में कभी किसी गार्ड की हत्या हुई थी। डेल बताता है कि कई साल पहले बैली नाम के एक गार्ड की हत्या हुई थी। बहुत लोगों को शक था कि जैकब ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या की थी, क्योंकि जैकब को लगता था कि जब डस्टिन ने उसका गला काटा था तब बैली ने डस्टिन की मदद नहीं की थी। लेकिन वार्डन ने इस मामले की कभी जांच नहीं होने दी और उस घटना के बाद जैकब कभी काम पर भी वापस नहीं आया। फ्रैंक और डेल को यह अंदाजा भी नहीं होता कि वार्डन सिक्योरिटी कैमरों के जरिए उनकी लगभग हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। लेकिन अब तक फ्रैंक को यकीन होने लगता है कि डस्टिन की फांसी, बैली की हत्या, जैकब के गायब होने, टेड और एलन की संदिग्ध मौत के बीच जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह फिर से एग्जीक्यूशन चैम्बर यानी फांसी वाले कमरे में जाता है, जहां इलेक्ट्रिक चेयर पर पड़ा कपड़ा हटाते ही उसे फिर अतीत की झलक दिखाई देती है, जिसमें डस्टिन को इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा के लिए तैयार करके उसके सिर पर बोरा ढका जा रहा होता है। यह दृश्य अगले ही पल गायब हो जाता है, लेकिन फ्रैंक के मन में कई नए सवाल छोड़ जाता है। वह तुरंत इलेक्ट्रिक चेयर के कंट्रोल रूम की जांच करता है। वहां कंट्रोल बॉक्स में उसे पुराने शॉर्ट सर्किट के निशान दिखाई देते हैं। साथ ही उसे जमीन पर एक लाइटर भी मिलता है, वही लाइटर जिसका जिक्र क्लार्क ने पहले कर चुका था। इन सुरागों को जोड़कर फ्रैंक को शक होने लगता है कि डस्टिन की फांसी वाले दिन बिजली के सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। वह तुरंत क्लार्क के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, डस्टिन की फांसी वाले दिन बिजली के बॉक्स को तुमने ही खराब किया था, है ना? लेकिन क्लार्क कोई जवाब नहीं देता। इसी दौरान फ्रैंक देखता है कि डस्टिन की पुरानी कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है। वह अंदर जाकर जांच करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और वह पूरी रात उसी कोठरी में ही फंसा रह जाता है। अगली सुबह डेल उसे बाहर निकालता है और बताता है कि मैक्स को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ चुकी है। फ्रैंक तुरंत बाहर भागकर मैक्स को ले जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बुलेंस पर चढ़ाने से पहले ही मैक्स को अचानक एक दौरा पड़ जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड में उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक स्तब्ध रह जाता है। कुछ समय बाद एलिसन भी जेल पहुंच जाती है। फ्रैंक उससे टेड और मैक्स दोनों के शवों की जांच करने को कहता है और खुद भी अपनी जांच को आगे जारी रखता है। वह उस टैक्सी कंपनी से संपर्क करता है जिसका नाम टेड की रिहाई रिपोर्ट में दर्ज था, लेकिन कंपनी उसे बताती है कि उस रात जेल प्रशासन की तरफ से कोई टैक्सी बुक ही नहीं की गई थी। इससे साफ हो जाता है कि वार्डन ने अपनी रिपोर्ट में झूठ लिखा था। लेकिन जब फ्रैंक इस बारे में वार्डन से सवाल करता है तो वह हर बात से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद फ्रैंक केस फाइल पढ़ते पढ़ते सो जाता है। नींद में उसे फिर से डस्टिन की फांसी का एक और दृश्य दिखाई देता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे डस्टिन वहां मौजूद लोगों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तभी वार्डन स्विच ऑन कर देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है, जिससे घबराकर फ्रैंक की नींद खुल जाती है और उसे याद आता है कि फांसी वाले दिन वहां एक सिक्योरिटी कैमरा लगा होना चाहिए था। लेकिन जब वह जांच करता है तो कैमरा वहां होता ही नहीं, मानो किसी ने उसे जानबूझकर हटा दिया हो। अब फ्रैंक सीधे वार्डन के ऑफिस पहुंचता है और उससे पूछता है, डस्टिन की फांसी की रिकॉर्डिंग कहाँ है? वार्डन जवाब देता है, उस फांसी की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। लेकिन फ्रैंक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह ऑफिस की तलाशी लेने लगता है और आखिरकार उसे एक छिपाई गई वीडियो टेप मिल जाती है। रिकॉर्डिंग देखने पर उसे पता चलता है कि डस्टिन को पहली बार शाम ठीक 6 बजे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया था, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से प्रक्रिया रुक गई थी। इसलिए लगभग 30 मिनट बाद उसे दोबारा इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर बिजली का झटका दिया गया। ये देखकर फ्रैंक के मन में शक और गहरा हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि उन 30 मिनटों के दौरान कुछ बहुत बड़ा हुआ था। वह तुरंत क्लार्क के पास पहुंचता है और उससे सच बताने की मांग करता है। फ्रैंक कहता है, मैं जानता हूं कि फांसी रुकने के बाद डस्टिन को मेडिकल यूनिट ले जाया गया था। उस समय तुम, टेड और मैक्स वहीं काम कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन 30 मिनटों में आखिर हुआ क्या था। लेकिन क्लार्क सच्चाई बताने के बजाय कहता है कि वह बाकी लोगों की तरह नहीं मरेगा और एक छिपे हुए चाकू से खुद ही अपनी जान ले लेता है। फ्रैंक तुरंत कोठरी का दरवाजा खोलकर पूछता है, दूसरी बार इलेक्ट्रिक चेयर पर कौन बैठा था? लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। क्लार्क भी मर जाता है और उसके साथ ही सच तक पहुंचने वाला एक और महत्वपूर्ण सुराग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब वार्डन को क्लार्क की मौत की खबर मिलती है तो वह गुस्से में फ्रैंक पर भड़क उठता है।
वह कहता है कि यह सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और उसे जेल बंद करने का फैसला वापस ले लेना चाहिए। लेकिन फ्रैंक अपना फैसला बदलने से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है कि अगले दिन सुबह 9 बजे यह जेल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी और सभी कैदियों को दूसरी जेलों में भेज दिया जाएगा। यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। एलिसन फ्रैंक को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अब केस को यहीं छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक एलन के लिए इस जांच को किसी भी हालत में पूरा करना चाहता है। अगली सुबह जेल को आधिकारिक रूप से खाली कराया जाने लगता है। सभी कैदियों को सरकारी बसों में बैठाकर दूसरी जेलों में भेज दिया जाता है। जब पूरा परिसर लगभग खाली हो जाता है तो डेल फ्रैंक को बताता है कि अब अंदर सिर्फ वार्डन और हेक्टर ही बचे हैं। इसके बाद फ्रैंक एक बार फिर जेल की जांच करने निकल पड़ता है। जब वह बाथरूम में पहुंचता है तो उसकी नजर दीवार में बनी एक संदिग्ध दरार पर पड़ती है। उसे शक होता है, इसलिए वह आसपास की टाइलें हटाने लगता है और उनके पीछे एक गुप्त दरवाजा खोज निकालता है। तभी उसे एलन के कमरे में मिली रहस्यमयी चाबी याद आती है और किस्मत से वह चाबी उस दरवाजे को खोल देती है। लेकिन दरवाजा खुलते ही फ्रैंक की आंखों के सामने अतीत का एक और दृश्य उभर आता है, जिसमें डस्टिन गार्ड की यूनिफॉर्म पहने खड़ा होता है और गार्ड बैली उसे उसी गुप्त रास्ते के जरिए जेल से भागने का तरीका बता रहा होता है। लेकिन जब बैली अपने हिस्से के पैसे मांगता है तो डस्टिन अचानक चाकू निकालकर उसकी हत्या कर देता है और उसी गुप्त रास्ते से भाग निकलता है। यह दृश्य देखकर फ्रैंक के मन में तुरंत ही एक सवाल उठने लगता है कि अगर डस्टिन भाग निकला था तो उसकी कब्र में आखिर दफन कौन है। वह डेल के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है और डस्टिन की कब्र खोदने लगता है। कब्र से निकले कंकाल के गले में वही चेन होती है जो वार्डन के बेटे जैकब की थी। ये देखकर फ्रैंक और डेल दोनों हैरान रह जाते हैं। कंकाल को मुर्दा घर ले जाया जाता है, जहां एलिसन भी अपनी जांच पूरी कर चुकी होती है। वह बताती है कि टेड की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी, जबकि मैक्स को जहर देकर मारा गया था। उसी दौरान फ्रैंक को अतीत की एक और झलक दिखाई देती है, जिससे पूरी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि डस्टिन ने टेड, मैक्स, क्लार्क और गार्ड बैली की मदद से जेल से भागने की योजना बनाई थी। क्लार्क ने जानबूझकर बिजली के सिस्टम में खराबी पैदा की थी ताकि पहली बार में डस्टिन की फांसी पूरी ना हो सके। और जब उसे मेडिकल यूनिट ले जाया गया तब उन लोगों ने जैकब का सिर ढककर उसे डस्टिन की जगह इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया। चूंकि जैकब बोल नहीं सकता था, इसलिए वार्डन भी उसे पहचान नहीं पाया और उसने अनजाने में अपने ही बेटे जैकब को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डाला। अब फ्रैंक लगभग पूरी सच्चाई जान चुका होता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि टेड, मैक्स और एलन को आखिर किसने मारा। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। सभी लोग वार्डन के ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर फ्रैंक वार्डन को बताता है कि जैकब मर चुका है, लेकिन वार्डन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे अब भी लगता है कि उसका बेटा विदेश यात्रा पर गया हुआ है। मगर जब फ्रैंक उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वर्षों पहले उसी ने अनजाने में अपने बेटे को मार दिया था, तो वार्डन पूरी तरह टूट जाता है। आखिरकार वह स्वीकार करता है कि उसी ने एलन, टेड और मैक्स को मारा था ताकि डस्टिन की फांसी से जुड़ा यह रहस्य कभी बाहर ना आ सके। वह गुस्से में फ्रैंक पर भी गोली चला देता है, लेकिन डेल बीच में कूदकर उसकी जान बचा लेता है और खुद गोली का शिकार हो जाता है। यही पूरा सच सामने आता है। जब वार्डन को पता चला था कि उसने अनजाने में अपने बेटे को ही मार दिया है, तब उस सदमे को सहन न कर पाने की वजह से उसके दिमाग ने एक दूसरा व्यक्तित्व बना लिया था। ऐसा व्यक्तित्व जो उसे वर्षों तक यह विश्वास दिलाता रहा कि उसका बेटा मरा नहीं है, बल्कि कहीं विदेश यात्रा पर गया हुआ है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है और कि वह भी बेटे को खोने का दर्द अच्छी तरह समझता है, खासकर तब जब इंसान खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता हो। वह वार्डन को जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देता है, लेकिन वार्डन चुपचाप वहां से चला जाता है और मुर्दा घर में अपने बेटे जैकब का कंकाल देखकर पूरी तरह टूट जाता है। सालों से दबा हुआ दर्द एक बार फिर उसके सामने आ चुका होता है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है। इसी दौरान डेल की हालत बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और जब एलिसन बाहर निकलती है तो उसे हेक्टर की लाश भी मिलती है, जिसे भी वार्डन पहले ही मार चुका होता है। लेकिन अब यह सदमा वार्डन के लिए इतना असहनीय हो चुका होता है कि वह खुद ही एग्जीक्यूशन चैम्बर में जाकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाता है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन उसके सामने ही उसी चेयर पर अपनी जान दे देता है जहां कभी उसके बेटे की मौत हुई थी। उसका शरीर बुरी तरह जलने लगता है। ये दृश्य देखकर फ्रैंक को अपने बेटे की याद आ जाती है और पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उसका बेटा कार के अंदर जिंदा ही फंस गया था। फ्रैंक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार में विस्फोट होने के डर से फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे कार से दूर खींच लिया था। और ठीक उसी समय कार में विस्फोट हो गया था, जिससे उसका बेटा उसकी आंखों के सामने ही जलकर मर गया था।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक और दुर्घटना हो जाती है। एग्जीक्यूशन चैम्बर के नीचे रखे तेल के ड्रमों तक आग पहुंच जाती है, जिससे भीषण विस्फोट होता है। फ्रैंक को ढूंढने आई एलिसन घायल होकर अंदर ही फंस जाती है। ऐसा लगता है मानो किस्मत फ्रैंक के सामने वही पुराना हादसा दोबारा दोहरा रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसके पास किसी को बचाने का मौका है। वह तुरंत कांच तोड़कर अंदर घुसता है और एलिसन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसी क्षण कमरे का फर्श टूट जाता है और फ्रैंक खुद ही सीधे नीचे आग की लपटों में गिरकर वहीं जिंदा जल जाता है। भले ही पिछली बार वह अपने बेटे को नहीं बचा पाया हो, लेकिन इस बार उसने अपनी जान गंवाकर भी न सिर्फ एलिसन को बल्कि अपने उस बच्चे को भी बचा लिया होता है, जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं चल पाया कि वह इस दुनिया में आने वाला है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।